नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है, उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता कार्यक्रम में। मूंग की उन्नत तकनीक से बुवाई करके कमाई अच्छा लाभ। अधिक फलत के लिए आम के बाग की उचित देखरेख। प्रदेश के जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई की सुविधा है और उनके खेत खाली हो गए हैं, वे किसान इस समय मूंग की बुवाई करके अच्छी आय ले सकते हैं। तो आप किस प्रकार से करें गर्मी में मूंग की उन्नत तकनीक से बुवाई, ताकि आप कम समय में मूंग की फसल से अधिक उत्पादन ले सके, इस बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र गुंटा बानसूर के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील कुमार। किसान भाइयों, ये जायद की जो मूंग की खेती होती है, ये एक्स्ट्रा आमदनी करने के लिए होती है। और जो खरीफ की बुआई से पहले जो खेत खाली रहते हैं, उससे हम पैदावार लेकर के कैसे आमदनी कर सकते हैं। तो इसमें से जो मूंग की उच्च कोटि के उन्नत किस्में हैं, उसमें से SML 668 है, जिसकी पकाऊ अवधि 60 से 65 दिन है और 9 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम इसकी पैदावार ले सकते हैं। और किस्में हैं IPM 02-3, जिसकी 60 से 70 दिन पकाऊ अवधि है और इसकी पैदावार 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। IPM 205-7 है, जिसकी पकाऊ अवधि 52 से 56 दिन का है, इसकी पैदावार 10 से 11 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। और इसमें एक RGM 268 वेराइटी है, जो कि खास करके वो ड्राउट रेजिस्टेंट, यानी जहाँ पे बारिश बिल्कुल नहीं होती है, उसके प्रतिरोधक होती है और इसकी पैदावार भी 28% तक अधिक होती है। और पंत मूंग एक होती है, जिसकी पकाऊ अवधि है 75 दिन की लगभग होती है, इसकी पैदावार 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। PS 16 आती है, जो कि रेनी सीजन और जायद के लिए दोनों के लिए सूटेबल होती है। और एक पूसा विशाल है, ये हालांकि काफ़ी पुरानी वैरायटी है, लेकिन एक अच्छी वैरायटी है, जिसकी फसल अवधि जो होती है 65 से 70 दिन का होता है और ये दोनों जायद और खरीफ दोनों सीजन में होती है। इसका भी पैदावार 12 से 14 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से होता है। तो किसान भाई, आप इन किस्मों में से किसी एक किस्म को चयन करके आप बुआई कर सकते हैं। मूंग की खेती सभी प्रकार की मृदाओं में की जा सकती है, परंतु इसकी खेती के लिए अच्छे जल निकास वाली दोमट मृदा सर्वोत्तम होती है। जायद की फसल के लिए पलेवा देकर खेत की तैयारी करनी चाहिए। इसके लिए 2-3 जुताई देशी हल से करने के बाद पाटा लगाना चाहिए, जिससे मृदा भुरभुरी हो जाए और भूमि में नमी संरक्षित रहे। पोषक तत्व प्रबंधन। वैसे तो किसान भाइयों खेत में पोषक तत्वों का प्रयोग मिट्टी परीक्षण के अनुसार करनी चाहिए। सामान्य रूप से मूंग की खेती में 44 किलोग्राम यूरिया, सिंगल सुपर फॉस्फेट 248 किलोग्राम और 44 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करनी चाहिए। सभी उर्वरकों को बुआई के समय डालना चाहिए। ग्रीष्मकालीन मूंग की बुआई हेतु 20-25 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से पर्याप्त होता है। बुआई से पूर्व आपको बीज उपचार करना है। बीज उपचार
थीरम को 3 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से या कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से इसका हम कर सकते हैं। उसी तरह से इसमें एक दलहनी फसल है, इसमें नोड्यूल्स बनते हैं जिसमें कि वातावरण से ये नाइट्रोजन को फिक्सेशन करके स्वतः लेता है। आप लोग जानते भी हैं कि दलहनी फसलों में हम कम यूरिया का उपयोग करते हैं, तो इसमें हम एक कोई कल्चर राइजोबियम कल्चर से भी हम बीज को उपचारित कर सकते हैं। राइजोबियम कल्चर से उपचारित करने के लिए 25 ग्राम गुड़ तथा 20 ग्राम राइजोबियम एवं पीएसबी कल्चर को 50 मिलीलीटर पानी में अच्छी तरह से मिलाकर 1 किलोग्राम बीज पर हल्के हाथ से मिलाना चाहिए एवं बीज को 1-2 घंटे छायादार स्थान पर सुखाकर बुआई के लिए उपयोग करना चाहिए। जायद की फसल में पहली सिंचाई के पश्चात हस्तचालित हो या हाथ से निंदाई करके खरपतवार निकालें। दूसरी निराई फसल में 45 दिनों पर आवश्यकता अनुसार करने से फसल की बढ़वार अच्छी होती है और पैदावार अधिक मिलती है। जायद में हल्की भूमि में 3 से 5 बार सिंचाई की आवश्यकता होती है। ये ध्यान रखना आवश्यक होता है कि शाखाएं बनते समय तथा दाना भरते समय भूमि में नमी पर्याप्त रहे। करके हम एक मूंग की खेती से 70-75 दिन की फसल अवधि से हम इसका एक अच्छी पैदावार करके हम आमदनी एक्स्ट्रा कमा सकते हैं। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। हमारे जन किसान भाइयों के पास आम के बाग हैं। इस समय उनके बगीचे में फल मटर के दाने के बराबर हो चुके हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आप आम के उद्यान में इस समय किए जाने वाले जरूरी कार्यों को किस तरह से करें, इसकी समस्त जानकारी दे रहे हैं वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर मृगेंद्र सिंह। किसान भाइयों राम राम। मैं आज आपको आम की बम्पर फसल लेने के कुछ नुस्खे बताऊंगा, किस तरह से हम आम में भरपूर फसल ले सकते हैं। अभी अपने मध्य और उत्तर भारत में आम पी स्टेज में होगा, मतलब आम में मटर के दाने के आकार के फल सेट हो गए होंगे। तो अब हमको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। किसान भाइयों, आम के बाग फल बनाने की अवस्था पर है। इस समय बागों में खरपतवार नियंत्रण और सिंचाई पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपने बागों की देखरेख में थोड़ी भी लापरवाही की तो फलों उत्पादन में भारी गिरावट आ सकती है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको बगीचे की अच्छी से सफाई करना है। नीचे जो भी घास, कूड़ा, करकट और इस तरह की चीजें हों उनको आप बढ़िया साफ कर दें। ये जो घास फूस होती है ये कीटों के एक आश्रय स्थल का काम करते हैं। साफ करके और नालियाँ बनवा दें, क्योंकि अब उसमें पानी की अगर कमी होगी तो ये जो मटर के आकार के दाने हैं, आम के फल हैं, वो झड़ने शुरू हो जाते हैं। इसलिए भी साफ सफाई ज़रूरी है। दूसरा, उसमें सिंचाई प्रबंधन के लिए भी ज़रूरी है। और भूमि की, बगीचे की स्थिति के अनुसार आप उसमें एक सिंचाई की आवश्यकता है तो आप सिंचाई कर सकते हैं। जैसे ही गर्मी बढ़ती है वैसे कीट, इंसेक्ट आदि का प्रकोप बढ़ जाता है। उसमें ख़ास तौर से मैंगो हापर आपने देखा होगा। और जब आप आम के बगीचे में घुसते हैं तो आपके चारों तरफ ऐसे उड़ते हुए उनकी आवाज़ सुन सकते। और किसान भाई देखे होंगे कि अगर जिनमें बाद में बौर आई होगी, जिनमें अभी फल नहीं सेट हुए होंगे और कीड़े मकोड़ों का ज़्यादा प्रकोप है, अपने यहाँ की लोकल लैंग्वेज में इसको लासा लगने की अगर आपको समस्या दिख रही है तो आप ट्रिपेकोनाजोल का स्प्रे करवा दें।
और जिनमें दाने बन गए हैं, जिनमें आपको छोटे छोटे फल सेट हो गए हैं, उनमें प्रोपिकोनाजोल 2 ग्राम पर लीटर और साथ में 1 ml पर लीटर इमिडाक्लोप्रिड मिलाकर आप इसका स्प्रे करेंगे तो ये जो मैंगो हॉपर और दूसरे कीट हैं वो कम हो जाएंगे। अदरवाइज़ ये आपका बौर में और उसमें रस चूसते हैं और अंततः वो फल गिर जाते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो मिलीबग है इसका भी प्रकोप देखा गया है। ये ज़मीन से ऊपर चढ़ के और जो कोमल पत्तियाँ होती हैं या बौर होते हैं उनमें जाके ये इकट्ठे हो जाते हैं। क्योंकि उनके ऊपर वैक्स की कोटिंग होती है तो सामान्यतः इनको मारना इतना या इनका नियंत्रण इतना सरल नहीं होता है। तो आप जब बाग की साफ़ सफाई करा देंगे और उसमें थोड़ा सा आप अगर उसकी गुड़ाई करवा के क्लोरोपाइरीफास का पाउडर डलवा दें या जड़ से 1 फीट ऊपर 30 सेंटीमीटर के ऊपर एक पॉलीथीन का बैंड बना के बांध दें या आप उसमें ग्रीस 4 अंगुल मोटी ग्रीस का एक बैंड बना दें या अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो डाइमेथ्योट 30 EC का 2 ml पर लीटर के हिसाब से घोल बना के उसका भी छिड़काव कर सकते हैं अगर आपको मिलीबग के कीड़े दिख रहे हैं। तो हमें ये छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो वो अच्छी फसल आपको प्राप्त हो सकती है। दूसरी चीज़ जो आम में देखने में आती है, किसी वैरायटीज़ में बंधा का रोग जिसको माल फार्मेशन कहते हैं, ये भी देखने में आता है। ये 2 तरह का होता है। एक होता है फ्लोरल माल फार्मेशन, मतलब उसमें बौर बनती है और बौर में कभी कभी छोटे छोटे फल भी लगते हैं, लेकिन ना तो वो बढ़ते हैं ना वो बौर सूखती है, वो पूरे साल वैसे ही टंगी रहती है। इसके अलावा एक दूसरा जो माल फार्मेशन होता है उसमें पत्तियां बनती हैं, लेकिन उसमें वृद्धि नहीं होती है। छोटे छोटे आपने देखे होंगे उसमें इंटरनोड्स रहते हैं और कई पत्तियां निकली रहती हैं। तो ये भी एक तरह की विकृति ही है। तो आप इनको 3 अंगुल नीचे से काट के इनको अलग कर दें। इसके साथ ही किसान भाइयों, रोग के फैलाव को रोकने के लिए कैप्टान 1 ग्राम का प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। अगर इस रोग की समस्या बाग में अधिक आ रही है तो अगले मौसम में फूल बनने से पहले 200 ppm नेफ्थलीन एसिडिक एसिड के घोल का बाग में छिड़काव करें। पर ये सबसे बढ़िया समय है कि आप एक फंजीसाइड, मैंने कहा तने के भीतर साइड भी स्प्रे कर दें, वो सब नष्ट हो जाते हैं। तो ये हमारी पर भरपूर फसल हमें मिल सकती है। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। प्रदेश के जो किसान मछली पालन से जुड़े हैं वो अभी अपने पुराने तालाबों को दुरुस्त कर फिर से उपयोगी बना सकते हैं, क्योंकि समय के साथ साथ तालाबों में वर्षा जल के साथ मिट्टी बहकर इकट्ठा होती रहती है, जिससे तालाब की जल धारण क्षमता कम हो जाती है। साथ ही मछलियों का आहार भी ठीक से नहीं बनता है। ऐसे में पुराने तालाबों का जीर्णोद्धार कर तालाबों को फिर से उपयोगी बनाया जा सकता है। तो चलिए इस बारे में जानते हैं मत्स्य विशेषज्ञ डॉक्टर इप्सिता विश्वास से।
नमस्कार किसान भाइयों। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास हमेशा नए तालाब को आपको खनवाना पड़े या फिर आपके पास 3 अलग अलग तरीके का भी तालाब हो, यानी नर्सरी, रियरिंग या ग्रो आउट तालाब। अगर आपके पास पुराना एक तालाब है और बहुत ही बड़े साइज़ का है, यानी 1 या 2 हेक्टेयर, तो आप उसके जीर्णोद्धार भी कर सकते हैं। जीर्णोद्धार करने के लिए आपको पहले देखना है कि उस एरिया में जहाँ पर आपका तालाब है वो एरिया में अगर पानी टिक रहा है कि नहीं, यानी वाटर सीपेज हो भी रहा है कि नहीं। अगर वाटर सीपेज नहीं हो रहा है, यानी 40% पानी हमेशा वहाँ पर टिकना चाहिए। तो इस हिसाब से आपको एक बार एक बांस के कोई भी एक किनारे में एक आप बांस रखे, उसमें मार्क करके आप देखिए कि पानी कितना दिन में वो उसका लेवल नीचे होता है। स्पेशली वो देखिए इसी महीना में, जैसे कि अभी मार्च, अप्रैल, मई, ये महीना में देखिए। हमेशा ये ध्यान रखिए कि जब आप मछली पालन करते हैं तो मिनिमम आपके 1.5 मीटर पानी रहना ज़रूरी है। तो इस समय में ये देखना ज़रूरी है, क्योंकि अभी गर्मी भी बहुत है। तो इस समय में आपको देखना है कि आपके पानी, एक तो है एवापोरेशन होगा तो उसका कितना रेट है, और दूसरे है कि आपका जो सीपेज है, मतलब मिट्टी में एक जो नीचे तक निकासी हो जाता है, वो कितना प्रतिशत तक आपका वो निकासी होता है। तो इस हिसाब से आपको पता लग जाएगा कि वहाँ पर मछली पालन कर सकते हैं कि नहीं। यदि मछली तालाब सदाबहार है तो उनमें आमतौर पर जलीय खरपतवार अधिक उगते हैं। तालाब में खरपतवारों का अत्यधिक जमाव मत्स्य पालन के लिए काफी नुकसानदायक होता है, क्योंकि ये खरपतवार पोषक तत्वों का उपभोग करते हैं, जिससे तालाबों में मछली की बढ़वार कम होने लगती है। इसके अलावा ये खरपतवार जंगली मछलियों को आश्रय देते हैं। साथ ही खरपतवार मत्स्य बीज पालन में अवरोध और सूर्य की किरणों को निचली सतह तक पहुंचने में बाधा उत्पन्न करते हैं। इसलिए तालाब की मरम्मत के साथ साथ उसके जलीय खरपतवार की सफाई भी गर्मी के मौसम में ही कर लेना चाहिए। खरपतवार का नियंत्रण के लिए बाजार में कई खरपतवार नाशक रसायन मिलते हैं, परंतु खरपतवारों को मजदूरों की सहायता से साफ कराया जाना सबसे उत्तम तरीका है। और साथ ही साथ पानी का जांच, ये आपको बहुत ज़रूरी है। एक है पानी का तापमात्रा, वो कितना होना चाहिए, 28 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक होना चाहिए। उसका पीएच वो थोड़ा क्षारीय की दिशा में होना चाहिए, यानी 7.5 से 8.5, पर उससे अधिक नहीं होना चाहिए। जब उससे अधिक होता है तो आपको फिटकरी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पर उससे पहले आप देख लीजिए कि आपका जो बांध है, वो बांध में कभी कभी क्या होता है, बहुत सारा जितना भी जीवाणु है वो अंदर उसमें घुसा रहता है, और तालाब के मिट्टी के अंदर में वो थोड़ा वो होल बना देता है, जिसके कारण तालाब के मिट्टी का जो बांध है और जो उसके पास जो उनका टिकाव है वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है। इसके कारण जो उसके जो मिट्टी है वो धंसते बहुत ज़्यादा है। बरसात का मौसम प्रारंभ होने के पहले तालाब के बांध को मजबूत कर लें तथा पानी के आने और निकलने का रास्ता ठीक कर लें। हमारे जिन किसानों के पास पुराने तालाब हैं और कई सालों से उसकी मरम्मत नहीं कराए हैं, तो तालाब की मरम्मत के लिए पहले आप तालाब से पूरी मछलियों को निकाल लें और तालाब का पानी पूरी तरह से सूखने के बाद 1 फीट मिट्टी निकलवा लें और उस मिट्टी से बांधों को मजबूत कर दें। उसके बाद तालाब में अच्छी तरह से धूप लगने दें और हो सके तो जुताई भी करवा दें। यह कार्य भी आप जून से पहले कर लें। और जो नीचे तली जो मिट्टी है वहाँ से 6 से 10 इंच मिट्टी आपको वो उठा लेना है। तो वो उठाने के बाद, क्योंकि वो बहुत ही उपयुक्त मिट्टी है खाद के हिसाब से, तो वो आप अपने खेती में डाल सकते हैं। और आप उसके नीचे जो है वो गोबर के लेप देने के बाद SSP और यूरिया भी डाल दीजिए। अगर आप प्रति कट्ठा के बारे में बात करें तो लगभग आपको गोबर या गोआ आप 125 किलो प्रति कट्ठा आप इस्तेमाल कीजिए। उसके साथ आप यूरिया का इस्तेमाल कीजिए 125 ग्राम प्रति कट्ठा, और आप इस्तेमाल कर सकते हैं सिंगल सुपर फॉस्फेट 190 ग्राम प्रति कट्ठा। ये तीनों जो रासायनिक उपकरण है वो तीनों को आप मिलाकर उसका 3 हिस्से में बांट दीजिए। पहला हिस्से जब आप मछली स्टॉक करेंगे, मतलब जब मछली इसको डालेंगे तालाब में, उससे आप 8-10 दिन पहले वो मिश्रण को आप दीजिए। देने के बाद 8-10 दिन के बाद आप मछली को स्टॉकिंग कीजिए। नया तालाब हो या पुराने तालाब, अब आपको तालाब में प्राकृतिक आहार तैयार करने के लिए खाद और चूने का प्रयोग करना है, जिसका सही समय जून का महीना होता है। 10 दिनों के बाद आप तालाब में पूरा पानी भर दीजिए, यानी 1.5 मीटर तक। इसके बाद आप मछली बीज तालाब में डालें।
इस व्यवसाय से अधिक लाभ के लिए कार्प मछलियों की 3 या 6 प्रजातियों का पालन करें। स्टॉक करने के बाद आप देखिएगा कि 5 या 7 दिन का, क्योंकि आपका एक हिस्सा चला गया, 2 हिस्सा बच गया जो, तो वो हर 7वां दिन में आपको एक बार डालना है। इस हिसाब से आप देखिएगा कि आपका जो प्लैंकटन ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छा हो सकता है। जिन लोगों के पास ज़्यादा बड़ा तालाब है वहाँ पर पानी निकासी करना बहुत दिक्कत होता है, तो मेरा ये कहना है आप पूरा ना निकासी करके उसका 20 to 30% पानी को आप एक्सचेंज कर लीजिए। इससे क्या होगा, पानी में जितना भी टॉक्सिसिटी है वो धीरे धीरे चला जाएगा। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब आप मछली पालन कर रहे हैं और वो पुरातन तालाबों में मछली पालन कर रहे हैं, तो हमेशा ये सोच के कीजिए क्योंकि आपको वहाँ से ज़्यादा मछली उत्पादन लेना है। तो इसलिए मेरा एक नया सिस्टम आया है, वो है कि एडवांस्ड फिंगरलिंग को स्टॉक करना। एडवांस्ड फिंगरलिंग यानी 100 से 150 ग्राम की मछलियाँ। तो वो शायद थोड़ा महंगा पड़ सकता है, पर वो जल्दी विकास करने के लिए आपको 5 से 6 महीना में लगभग 1 किलो मछली हो जाएगा। तो जहाँ पर आपको 7-8 महीना में जहाँ आपको लगभग 3 से 4 टन मछली मिलता, वहाँ पर आपको 4 से 6 टन मछली मिलेगा, वो भी 2 टाइम में। तो ये आपके लिए बहुत ही सुविधा होगा। और आइए अब जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम दीपपुरा, जिला जयपुर के सुरेंद्र यादव ने। आपने गाय की जर्सी नस्ल के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। भारतीय संस्कृति में गाय का बहुत ही ऊंचा स्थान है। प्राचीन काल से ही ये भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ रही है। आजकल भारत में विदेशी गाय बहुत ही लोकप्रिय हो रही हैं। वैसे तो भारत में कई नस्ल की गायें देखने को मिलती हैं और इन्हीं नस्लों में जर्सी गाय भी एक है। दुनिया में सर्वाधिक दूध देने वाली गायों में HF गाय के बाद ये गाय दूसरे नंबर पर है। जर्सी गाय वैसे तो ठंडे इलाकों में ज्यादा पाई जाती है, लेकिन ये अपने आप को मौसम के अनुसार ढाल लेती है, जिसकी वजह से ये गर्म वातावरण के लिए भी अनुकूल बन जाती है और ठंडे वातावरण के लिए भी। जर्सी गाय काले और भूरे रंग के मिश्रण में पाई जाती है। इसका माथा चौड़ा और आंखें बड़ी होती हैं। इसकी औसत ऊंचाई 46 इंच यानी 4 से 5 फीट होती है। ये गाय अन्य गायों की तुलना में थोड़ी छोटी होती है। जर्सी गाय के रखरखाव में और गायों की तुलना में कम खर्च और समय लगता है। अन्य नस्लों की गायों की तुलना में इन गायों का स्वास्थ्य ज्यादा बेहतर रहता है। इसके अलावा ये गाय अन्य गायों की तुलना में दूध का उत्पादन भी बहुत जल्दी करने लगती हैं। ये गाय सामान्यतः प्रतिदिन 20 से 25 लीटर दूध देती हैं और अन्य गायों की तुलना में बहुत अधिक है। अपनी अनेक खूबियों और किसानों के लिए आर्थिक रूप से फायदेमंद होने के कारण ये गाय आजकल डेयरी किसानों की पहली पसंद बनी हुई है। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।